Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4 of Block 4 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. I have divided this unit into two parts. Part 1 will cover pink highlighted portion and part 2 will cover blue highlighted portion. Since this is part 1, we are going to cover the pink highlighted portion. Unit's name is Planning Investment in Development, including Corporate Counseling. सो यूनिट 4 जो है लास्ट यूनिट है इस पूरे सब्जेक्ट की. सो इसमें हमारे को थोड़ी से डिटेल्स दिए हैं. आई बिलीव इसको फर्स्ट पार्ट में देना चाहिए था, फर्स्ट ब्लॉक में ये एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट एनीवेज हम समझेंगे ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD भी कहते हैं इसको, इसके बारे में बात करेंगे और ये कैसे कनेक्टेड है सारा कुछ. ह्यूमन रिसोर्स हम बात तो सुनते हैं HR डिपार्टमेंट, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती है HR डिपार्टमेंट में क्या चलता है. सो अब आज हम समझ पाएंगे कि HR डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आपने पढ़ा था कि हम पूरा प्लानिंग करते हैं कि कैसे कोई चीज़ आगे प्रोसीड की जाएगी, तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होती है और वो हेल्प करती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में. अगेन डेवलपमेंट का मतलब डेवलप करना, स्किल्स डेवलप करना, नॉलेज डेवलप करना, ये सारी चीज़ें. सो प्लानिंग नहीं होगी तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे. सो इसीलिए प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का पार्ट है और प्लानिंग ही हमें हेल्प करती है कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करें. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है HRM जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी जितने एम्प्लॉयज़ है ना ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी एक्टिविटीज़ से उन जितनी चलेंगी उससे कंसर्न्ड होता है. और ये इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी काम चल रहे हैं, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, वो सब स्मूथली चलें, कोई बीच में रुकावट ना आए. यानी इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को दोनों चीज़ें देखनी है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्टिविटी एंड जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की उसको भी देखना है. अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फोकस करता है सिर्फ एम्प्लॉय का लर्निंग एंड डेवलपमेंट, वो किस तरह से सीख रहे हैं और किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प कर सके. तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का फोकस इसी तरफ होता है, एम्प्लॉयज़ की तरफ होता है. सो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है और ये एम्प्लॉयज़ का, और जैसे ही उनकी स्किल्स ज़्यादा बढ़ जाती है सो उनको नए नए टेक्निक्स भी सिखाना शुरू कर दिया जाता है, इनोवेटिव टेक्निक्स सिखाई जाती है, सो दैट वर्क कल्चर इम्प्रूव हो सके, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील कर सके और अपना बेस्ट दे सके ऑर्गेनाइजेशन को. नाउ वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझेंगे एंड फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझेंगे. मतलब ये तीनों चीज़ें हम वन बाय वन समझने वाले हैं. वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी. ह्यूमन रिसोर्स क्या है. ह्यूमन रिसोर्सेज वो सारे एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं. ये लोग उनकी इस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि उनकी स्किल्स और नॉलेज क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन को इस स्किल और इस नॉलेज की ज़रूरत है. अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ये वाली नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उस पर्टिकुलर स्किल एंड नॉलेज वाले बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं. अगेन ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक मूवेबल एसेट है, ये कहीं पे आप एक जगह पे रख के छोड़ नहीं सकते, ये इधर उधर जाते रहते हैं. सो इनकी लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए. अगर ये लॉयल नहीं हुए तो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे, डिवोटेड नहीं हुए अपने काम के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तो भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है. सो इन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ कर सके, ऑप्टिमली मतलब अप टू द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट एम्प्लॉय, उसकी एम्प्लॉय की कितनी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है उसके लेवल पे उसको यूज़ कर सकते हैं हम बेस्ट प्लानिंग के साथ. अगर हमने सही तरीके से प्लान किया है तो हम उसकी सारी कैपेबिलिटीज़, उसकी पोटेंशियल्स को यूज़ कर सकते हैं. 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने बताए हैं वर्क एफिशिएंसी के ऊपर. अगर हम ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंटली वर्क करवाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा. नंबर 1, जो हमारी वर्क फोर्स है वो फिजिकली फिट होनी चाहिए. उनको अगर हेल्थ कंडीशन है तो नंबर ऑफ आवर्स उसी के हिसाब से तय होने चाहिए कि वो अपनी पर्टिकुलर प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन में कितनी देर एफिशिएंटली काम कर सकता है. सेकंड, नॉलेज, डेक्सटेरिटी
डेक्सटेरिटी मतलब दक्षता, कितने अच्छे से आप कोई काम को निभाते हो। स्किल्स एंड पोटेंशियल्स, ये ह्यूमन रिसोर्स के कुछ एस्पेक्ट हैं। ये हमेशा जॉब के साथ मैच होना ज़रूरी है। उस इंसान को नॉलेज है, स्किल है, पोटेंशियल है, लेकिन वो स्किल पोटेंशियल उस जॉब में नहीं यूज़ हो रही, कोई फ़ायदा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को। बेटर आइडिया इज़ ऐसी उनकी क्वालिटीज़ देख के उनको जॉब दिया जाए, उनको काम वो दिया जाए जिसमें वो बेटर है, बहुत बढ़िया है, बहुत एक्सपर्ट है। थर्डली, एटीट्यूड, बिहेवियर, आउटलुक और माइंडसेट जो लोगों का, एम्प्लॉयज़ का होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनका माइंडसेट अच्छा है, इनका बिहेवियर, एटीट्यूड अच्छा है वर्क के प्रति, तो ये जल्दी से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंजेस लाने की कोशिश की जाए तो ये जल्दी से ढल जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर इनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ये डरते हैं चीज़ों से, एक्सेप्टिंग नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज सच, जैसे मैंने बताया था, HRM जो होता है ये बेसिकली ये देखता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में कैसे उनको मैनेज किया जाए। तो तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की क्वालिटीज़, स्किल्स, नेचर, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये वाली चीज़ें लेके आते हैं। इनकी थॉट्स, फीलिंग्स, एस्पिरेशंस, नीड्स सब कुछ अलग अलग होती है। सो ये वो अप्रोच है जहाँ पे हम पर्सन की नीड्स को देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की नीड को भी देखते हैं, और इन दोनों की नीड्स को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। हम कुछ ऐसा करते हैं, मतलब HRM ऐसा कुछ करता है जहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसकी नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स भी फुलफिल हो रही हैं, तो दोनों को कोऑर्डिनेट करवाता है, दोनों को सिनर्जाइज करवाता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी HRM की होती है कि एम्प्लॉय की नीड्स एंड एस्पिरेशंस को पता लगाए, अप्रेजल प्रोसेस भी उसी हिसाब से डिज़ाइन करे कि वो खुश हो जाए कि भाई हाँ ठीक है, मेरी ये नीड्स थी और ऑर्गेनाइजेशन ने समझा और मुझे इस अप्रेजल दिया है, तो मेरी नीड के अकॉर्डिंगली दिया है। सो इसीलिए इंडिविजुअली हर एक एम्प्लॉय के बारे में पता करना पड़ेगा HRM को, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी जॉब में क्रिएट करनी पड़ेंगी जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड तो फुलफिल करा रहा है एम्प्लॉय से, लेकिन साइड बाय साइड अप्रेजल करके उसकी नीड्स भी फुलफिल कर रहा है। कुछ इस तरह से HRM वर्क करता है, जैसे कि जॉब एनलार्जमेंट कर दिया, एम्प्लॉय की स्किल को एनहांस कर दिया, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि वो सीखना शुरू हो गया एम्प्लॉय, उसकी जो स्किल्स है वो और इम्प्रूव हो गई, कुछ इस तरह की वर्कशॉप्स करवाई। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर एक एस्पेक्ट को देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है, लोग मतलब एम्प्लॉयज़ से कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे कि उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, अप्रेजल देना इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से, हर एक एम्प्लॉय का अपने इंडिविजुअली सोच के, देन उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट नीड एनालिसिस करना कि भाई किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे इनको ज़रूरत पड़ेगी ट्रेनिंग की, वो सारी चीज़ें। नाउ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या काम है? जैसे मैंने पहले बताया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है वो बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि एम्प्लॉयज़ की प्रोग्रेस के बारे में बात करता है, काम करता है। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनके बारे में काम करता है, उनकी प्रोग्रेस के बारे में काम करता है। ये एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को बढ़ाता है, उनको ट्रेनिंग देता है, काउंसलिंग, अप्रेजल और की कोई एक्टिविटीज़ जिनसे भी वो अपग्रेड हो सकते हैं वो सब करवाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। एंड उनका जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वो इतना हाई कर देता है कि वर्ल्ड मार्केट में वो compete कर सके। सो HRD जो होता है उसके वो बहुत सारे मेथड्स और वेज निकालता है जिससे एम्प्लॉयज़ की नॉलेज, वैल्यूज़, स्किल्स और एटीट्यूड और उनका कमिटमेंट सब कुछ एनहांस हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और वो जब स्किल ये सारी उनके मिल जाती है तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उस लेवल तक कर लेते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जिस लेवल तक। HRD को हम पर्सनल डेवलपमेंट भी कहते हैं और ये HRM का ही पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही पार्ट है। और इसका मेन काम यही है कि जो हिडन क्वालिटीज़ और स्किल्स होती है ना एम्प्लॉयज़ में, उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, बाहर निकालना। कभी कभी एम्प्लॉय को खुद ही नहीं पता होता कि उसमें ये स्किल है, इतनी क्वालिटीज़ है, बट जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है और बाकी एक्टिविटीज़ दी जाती है तो वो समझ पाता है कि हाँ उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी मौजूद है।
फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है कि ये न्यूअर जॉब जो आएगा उसको कैसे हैंडल करना है। इससे भी पता चल जाता है कि वो उसमें है वो क्वालिटीज़। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम्फेसिस होता है ना, वो ये होता है कि जो रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है उसका डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे मेथड्स ईजाद किए जाए, ऐसे मेथड्स यूज़ किए जाए जो वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में पार्टिसिपेट कर सके, ऑर्गेनाइजेशन को एक और लेवल अप ले जाने में हेल्प कर सके। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का मॉरल या मोटिवेशन बढ़ाना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आप ये सोचो कि भाई उनको मोटिवेट करते रहो और वो काम करते, ऐसा नहीं होता। अगर उनमें स्किल ही नहीं है तो वो मोटिवेट होके भी क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। सो दैट इज़ वाई उनको उनका मॉरल एंड मोटिवेशन के अलावा उनको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सो दैट उनकी एफिशिएंसी एनहांस हो और उनकी पोटेंशियल्स भी इम्प्रूव हो। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज क्या है? ये वो प्लान या फ्रेमवर्क है जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको बेस्ट यूटिलाइज किया जा सके और इक्वल एफर्ट्स इनकी ट्रेनिंग और करियर डेवलपमेंट के लिए भी लगाए जाते हैं, सो दैट इंडिविजुअल नीड्स तो पूरी हो रही हैं, साथ में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो रहे हैं। तो इन स्ट्रैटेजीज से हमें यही हेल्प मिलती है कि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं अप टू द मार्क। सो जो फ्रेमवर्क है पूरा इसका किसका, स्ट्रैटेजीज का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज जो है, इसमें पूरा जो फ्रेमवर्क होता है उसमें ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन, फीडबैक, ट्यूशन असिस्टेंस, इन सब के बारे में काम किया जाता है। ये फैसिलिटेट करता है कि एम्प्लॉयज़ में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट आता रहे। ये वो मेथड्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो वेरी कर सकते हैं, यानी कि दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। जो फॉर्मल मेथड है ट्रेनिंग का, उसमें तो फॉर्मल क्लासरूम लेक्चर मेथड यूज़ किया जाता है। जो इनफॉर्मल होता है उसमें काउंसलिंग, कोचिंग की जाती है जो सुपरवाइजर या सबॉर्डिनेट्स के बीच में होती है। सो एज सच कोई एक्सपर्ट आके नहीं लेक्चर देता है इनफॉर्मल में। जो स्ट्रैटेजीज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाता है वो हेल्प करती है कि और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नॉलेज बढ़ जाए, उनकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ जाए, स्किल बढ़ जाए और वो जितना भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसको अच्छे से अडेप्ट कर सके उसमें। इसलिए हम ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। तो ये जो मेथड है ये हमें फीडबैक भी प्रोवाइड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का करंट स्टेटस क्या है, कितनी कॉम्पिटेंसीज एंड नॉलेज है इसके एम्प्लॉयज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें भी हमें बता देंगे। नाउ स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी है वो हम समझेंगे। पहली स्ट्रैटेजी है ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी। जो एम्प्लॉयज़ है उनको एजुकेट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग से ही पता चल रहा है, ट्रेनिंग करेंगे, एजुकेट करेंगे, जो भी चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बाहर, उसके बारे में ये सारी बातें की जाएंगी। अब इसमें ट्रेनिंग में दो तरह के ट्रेनिंग होते हैं, एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है अप्रेंटिसशिप, यानी कि ये ऐसा ट्रेनिंग है जहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के अंदर। ऑन दी जॉब है ना, तो वहीं पे ही किया जाएगा और कोई एक्सपर्ट उनको गाइड करेगा, मेंटोर करेगा कैसे क्या करना है। तो एक एक्सपर्ट के अंडर दो भी हो सकते हैं न्यू कमर्स, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या एक भी हो सकता है। ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इम्पार्ट तो कर रहे हैं लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हें जॉब पे नहीं बुलाया जा रहा, उनको लेक्चर मेथड से किया जा रहा है। उनको कोई सीडी दे दी या सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया जिसमें देख के वो करेंगे। सो इसमें सिमुलेशन की भी चीज़ होती है कि उनको ऐसा लगेगा वो सच में कर रहे हैं वो काम, इस तरह से। सेकेंड जो स्ट्रैटेजी है वो है कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ना कुछ पैसा, छोटा अमाउंट सारे एम्प्लॉयज से कलेक्ट करता है, उनका कंट्रीब्यूशन लेता है ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो कंट्रीब्यूशन है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कुछ पैसे बचाने में, और वो वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है, और ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को मेंटेन कर पाता है। थर्ड इज़ एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटजी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है कि जो हिडन पोटेंशियल्स है ना एम्प्लॉयज़ की, वो बाहर निकल के आए। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है सारे मेंबर्स को कि वो क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आए और उनको रियलिस्टिक सिचुएशन में अप्लाई करके देखें, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके, कोई नया नहीं उनको कुछ देंगे, उसी में ही उन्हें इनोवेटिव अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ लगाने हैं। सो इससे क्या होगा, उनमें क्रिएटिविटी आएगी, इनोवेटिवनेस आएगा, प्रोडक्ट्स अगर वो निकाल पाए ऐसे करके तो ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन को भी नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिल रहे हैं।
नेक्स्ट इज कल्चर डेवलपिंग स्ट्रेटजी। इसमें कमिटमेंट एंड लॉयल्टी जो एम्प्लॉयज़ की है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। सो हम उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को चेक करते हैं, जैसे कि सारे जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सो अब जब वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि किसकी कौन सी वैल्यूज़ है, किस तरह का एनवायरनमेंट है। तो अगर ये जो कल्चर है वो उनको हेल्प कर रहा है तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी होता है कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर बड़ा अच्छा है, सब लोग बड़े मिल के रहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है। सो अगर नहीं भी है, कोई नया आया, उसको नहीं समझ आ रहा, धीरे धीरे जब वो उन सब से इंटरेक्ट करेगा तो उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी बनेगी बाकी मेंबर्स के साथ, और एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिलेगा सारे एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें बेसिकली एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को चेक किया जाता है और वो रिपोर्ट के बेसिस में, जो भी अप्रेजल की रिपोर्ट आती है उसके बेसिस में पर्सनल क्वालिटीज़ हमें पता चलती है, उसकी पोटेंशियल डेफिशिएंसीज पता चलती है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन उनको उनकी डेफिशिएंसीज पे वर्क करवाता है, उनको हेल्प करता है प्रॉपर ट्रेनिंग और फैसिलिटीज से कि वो इम्प्रूव कर जाए। नेक्स्ट इज करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग में वो प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉई है उसकी नीड्स और एस्पिरेशन को इंटीग्रेट किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी और नीड है उन दोनों इंटीग्रेट कर देते हैं। सो अब क्या हो रहा है, एम्प्लॉय अपना तो सोच रहा है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का भी साथ के साथ हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है जब हम इनकी करियर प्लानिंग करते हैं, उनकी नीड्स एंड एस्पिरेशन के बारे में सोचते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, और इसी बहाने ऑर्गेनाइजेशन का भी भला हो जाता है। सो सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान है, इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स जो भी चल रहे होते हैं, वो भी हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन फर्दर एक लेवल अप जाए। अब इसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेंट क्या करेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई करके बताएगा कि ये प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए वर्क नहीं हो रहा है। तो फिर वो इंटरवेंशंस उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन प्लान करेगा, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढेगा कंसल्टेंट के साथ मिलके, और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो भी इम्पार्ट करेगा मेंबर्स में, सो दैट वो बेटर वे में वर्क कर सके, बेटर एनवायरनमेंट में वर्क करे, उनकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ सके। सो ये इसमें सबका भला हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी हो रहा है और एम्प्लॉयज़ का भी हो रहा है। Now the last topic of today's video is designing a HRD strategy. हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके। तो इन्होंने फ्लो चार्ट में बताया है, नीड सर्वे किया जाता है, फिर डेवलपमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट, स्वॉट एनालिसिस, HR एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन ऑफ प्लान। ये पूरा फ्लो चार्ट से समझाया गया है, इसको हम आगे एक्सप्लेनेशन में समझेंगे, बट उससे पहले हम कुछ और चीज़ें भी समझेंगे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के बारे में इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के, वो कोई मशीन तो है नहीं, है ना, ह्यूमन बींग्स है, जिंदा हैं, इमोशंस होते हैं, मोटिवेशन चाहिए उन्हें, इंस्पिरेशन चाहिए, और जब कोई एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो उसे कैसे थ्रू करेंगे, उसको कैसे फेस करेंगे, वो चीज़ें भी उन्हें आना चाहिए, और नहीं आता तो सिखाना चाहिए। तो चेंज जो है वो अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट होता है किसी भी जगह पे, चाहे पर्सनल लाइफ देखो या प्रोफेशनल लाइफ देखो, कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो और ज़्यादा। सो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वर्कफोर्स की बहुत ज़रूरी है, और इसी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से उनमें क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आ सकता है। जब ये चीज़ें आ जाएंगी तभी हम कुछ स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करके उनको हेल्प कर पाएंगे आगे फर्दर कैसे काम करना है। इवन स्ट्रैटेजी के टाइम पे भी हम ये चीज़ें उनमें इम्पार्ट कर सकते हैं। सो इसका इसलिए ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ एक फ्रेमवर्क डिसाइड करें, एक फ्रेमवर्क बनाए, स्ट्रैटेजी बनाए जो अपग्रेड कर सके, डेवलप कर सके इन वर्कफोर्स की स्किल्स को। तो कुछ स्टेप्स बताए हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, नीड सर्वे। सबसे पहले तो करंट पोजीशन जो एम्प्लॉयज़ की है उसको एसेस करना पड़ेगा कि करंटली वो किस स्टेटस पे हैं, और फिर और किस लेवल पे हम उनको चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ का लेवल कितना होना चाहिए। तो अभी कितने हैं और आगे कितना चाहिए वो हम इसमें चेक करते हैं, यानी नीड क्या है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सो हो सकता है कि कंपनी इसके लिए कंसल्टेंट को हायर करे, या फिर कोई टॉप मैनेजमेंट का ही बंदा सर्वे करेगा और फाइंड आउट करेगा कि प्रेजेंट क्वालिटीज़ क्या है और हमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए है एम्प्लॉयज़ में, सो दैट हम
ऑर्गेनाइजेशन को हायर लेवल पे पहुंचा सके। जब नीड सर्वे हो गया, सेकेंड स्टेट पे आ जाते हैं हम, डेवलपिंग अ मिशन स्टेटमेंट। अब जो कंसल्टेंट या टॉप मैनेजमेंट है वो एक बिग पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो देखेगा कि भाई करंट अचीवमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कितनी है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, उसको चेक करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि जो टारगेट है या मिशन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अटेन करने के लिए कौन कौन से की एरियाज है जिस पे एक्शन की ज़रूरत है, जिसको अटेंशन देने की ज़रूरत है या मॉडिफाई या चेंज करने की ज़रूरत है। और टाइम पीरियड भी डिसाइड करेगा टॉप मैनेजमेंट या जो भी कंसल्टेंट हायर किया है वो। तो जब हमारे को पूरा टाइम फ्रेम पता चल गया, हमारे को एम भी पता चल गया क्या करना है, अब हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे, SWOT एनालिसिस। एस से होता है स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटीज एंड T से थ्रेट। ये तीनों चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे अपने प्लान मिशन के ऊपर। और फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है उससे कंपेयर करेंगे। सो जो जब हम एग्जामिन करेंगे पूरी चीज़ें, सो हमारे को पता चलेगा कि डिज़ायर्ड मिशन तक पहुंचने के लिए क्या यूज़फुल रहेगा, क्या कौन सी स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी हमें, कौन से मेथड को हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्या स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, किस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा, उनमें डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप HR एनालिसिस। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस। तो जो कंसल्टेंट या टॉप मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, अब वो कोशिश करेगा कि जितने भी वर्कफोर्स है उसकी पोटेंशियल्स और डेफिसिट्स को आइडेंटिफाई करे, स्टडी करे और ये तरीके ढूंढे जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दिला सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ को यूज़ करके। ऑफ कोर्स वीकनेसेस का हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी वीकनेस को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बट स्ट्रेंथ्स को हम इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। सो अब उस चीज़ को यूज़ करके हम ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से बेनिफिट दिला सकते हैं इस ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करके, वो करेंगे। फिर अब स्ट्रैटेजी को फिर से हम एग्जामिन करेंगे एक बार और देखेंगे कि जो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना था उसको यूज़ करके क्या हम ऑर्गेनाइजेशन के एम को, गोल को अचीव कर पाएंगे और बेटर तरीके से, उसको स्टडी करेंगे। एंड लास्ट हो गया इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लान। अब जब सब कुछ डिसाइड हो गया, हमने सूटेबिलिटी भी चेक कर ली है ना, कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो HR एनालिसिस था उसमें हमने यही चेक किया था कि जो हमारे पास एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन का आगे बढ़ाने के लिए जो हमने प्लान किया है वो सूटेबल है। अब जब हमने सूटेबिलिटी भी चेक कर ली, हमें ये भी पता चल गया हमारा टारगेट क्या है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, वर्कफोर्स को कैसे आगे बढ़ाना है। और अब जो वर्कफोर्स के लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हम सिलेक्ट करेंगे उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब जब ऐसा कर लिया तो अब हमारा जो प्लान टारगेट्स हैं और जो करंट अचीवमेंट है उसको हम कंपेयर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे और ये भी देखेंगे इस टाइम पीरियड में क्या हम कर पाएंगे। अब ये कंपैरेटिव जो इवैल्यूएशन किया गया, इम्प्लीमेंटेशन तो कर दिया हमने, जो हमने प्लान किया था। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने पुराना जितना भी पेपर वर्क है वो निकाला और उसमें देखा कि करंट अचीवमेंट क्या हुई है, प्लान्ड अचीवमेंट क्या थी। पहले हम क्या देख रहे थे, करंट सिचुएशन क्या है और हमें क्या चाहिए। फिर हमने टारगेट सेट किया, टारगेट अचीव किया। अब टारगेट अचीव करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि करंट अचीवमेंट क्या पहुंची और प्लान्ड टारगेट क्या था। दोनों को कंपेयर किया, इवैल्यूएट किया, ये देखा कि जो हमने टाइम सेट किया था उसमें कहाँ तक पहुंचे हम, क्या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही हम ये सारा एनालिसिस करते हैं बेसिकली। अब कंपेयर किया जाएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये लगाई, इम्प्लीमेंटेशन लगाई, इसका क्या फ़ायदा हुआ। एनालाइज करेंगे उसको, पूरी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करेंगे और अगर इंटरवेंशन सही रहा, हमारा सक्सेसफुल रहा, तो अब इसी तरह की जो आगे सिचुएशंस आएंगी उसमें क्या हम इसी सेम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको भी हम इवैल्यूएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 4 ब्लॉक 4 MPCE 032। ये मैंने एक फ्रेमवर्क बताया, बट सेल्फ स्टडी पक्का करना और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड डू कमेंट एंड लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।